दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं था, उस पर ताला भी नहीं लगा था, लेकिन इंसानों का रूप धारण किए हुए ये डरावने राक्षस फिर भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। घर के अंदर बैठी महिला बस दरवाजे के पास टंगी उस रहस्यमयी ताबीज वाली पत्थर की निशानी को छू रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सुबह हो जाए, क्योंकि जैसे ही रात होती है ये भयानक जीव पूरे कस्बे में फैल जाते हैं। इनका शिकार इंसान होते हैं और ये इंसानों को बेहद बेरहमी से मारते हैं, लेकिन सूरज निकलते ही ये अचानक गायब हो जाते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए कस्बे का शेरिफ हर शाम सूरज डूबने से पहले घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनते ही सभी लोग भागकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। घर में घुसने से पहले हर व्यक्ति आदतन दरवाजे पर लगी ताबीज वाली पत्थर की निशानी को छूता है। यहाँ तक कि 7-8 साल के बच्चे भी इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कस्बे की रातें कितनी खौफनाक होती होंगी। जब सड़कें पूरी तरह खाली हो गईं, तब जाकर शेरिफ चैन की सांस लेते हुए पुलिस स्टेशन लौटा। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा था 96 दिन से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। उधर एक आदमी शराब के नशे में पूरी तरह धुत था, इसलिए सराय के मालिक ने मजबूरी में उसे वहीं रुकने दिया और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी। लेकिन उस आदमी की पत्नी और बेटी घर पर अकेली थी। पति के देर तक वापस न आने पर पत्नी ने घर का दरवाजा बंद किया और बेटी के साथ अंदर चली गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बेटी सोने ही जा रही थी कि अचानक उसे खिड़की के बाहर से अपनी दिवंगत दादी की आवाज सुनाई दी। वह हैरानी से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी और सचमुच बाहर उसकी दादी जैसी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मासूम बच्ची उसकी बातों में आ गई। माँ उसे रोकने के लिए चीखती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब शराबी आदमी का नशा उतरा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले शेरिफ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। असल में शेरिफ कई बार चेतावनी दे चुका था कि जिन घरों में बच्चे हों उनकी खिड़कियां अच्छी तरह बंद और सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इन राक्षसों के बहकावे में सबसे जल्दी आ जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसी लापरवाही ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। जमीन पर पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत देखकर वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। उसे अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी ही थी। लेकिन शेरिफ सिर्फ इसलिए उससे नाराज नहीं था कि उसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटी की जान गई, बल्कि इसलिए भी कि इस कस्बे में जब भी कोई मरता है तो कहीं न कहीं कोई नया व्यक्ति इस जगह पर आ फंसता है। और इसका मतलब था कि अब नए लोगों की जान भी खतरे में पड़ने वाली थी। और ठीक वैसा ही हुआ। अंतिम संस्कार वाले दिन एक बड़ी मोटर होम गाड़ी कस्बे में दाखिल हुई। शेरिफ ने तुरंत लोगों को शांत रहने का इशारा किया और खुद उस गाड़ी के पास पहुंचा। पूछताछ करने पर पता चला कि एक परिवार रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है। शेरिफ ने बस आगे का रास्ता दिखाया और उन्हें जाने दिया, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। परिवार जितना आगे बढ़ता उतना ही घूम फिर कर वापस इसी कस्बे में पहुंच जाता। वे बार बार वही सड़कें, वही घर और वही जगहें देख रहे थे। शेरिफ को जैसे पहले से इसका अंदाजा था। वह जानबूझकर उन्हें सच्चाई नहीं बता रहा था, क्योंकि उसके अनुभव के अनुसार जब तक कोई खुद इस अजीब सच्चाई को महसूस नहीं करता तब तक वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता। और इस डर को हराना ही इस जगह पर जिंदा रहने की पहली शर्त थी। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। चक्कर लगाते समय मोटर होम अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क से फिसलकर जंगल में पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी के अंदर फंस गया। पिता ड्राइविंग सीट पर पेड़ की टहनियों में बुरी तरह अटक गया। माँ बेहोश पड़ी थी और उसकी हालत का कोई अंदाजा नहीं था। बेटी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, सिर्फ उसकी कमर में मोच आई थी। लेकिन छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। वह होश में तो था, मगर उसकी जांघ के आर पार एक मोटी टहनी घुस गई थी। उधर शेरिफ अभी भी सड़क पर रुकावट लगाकर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब परिवार वापस नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। सूरज डूबने में बहुत कम समय बचा था। आखिरकार वह कुछ लोगों को लेकर उनका जिम पहली बार इस रहस्यमयी कस्बे में आया था, इसलिए वह शेरिफ की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब बाहर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई तो उसे लगा कि शायद बचाव दल उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, लेकिन शेरिफ ने उसे जोर से पकड़कर रोक लिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, बाहर जो हैं वो इंसान नहीं है, वे ऐसे राक्षस हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप यहीं बैठे रहो और सुबह होने का इंतजार करो। सूरज निकलते ही ये सब गायब हो जाएंगे। अपने बेटे की हालत देखकर जिम आखिरकार शांत हो गया। उसने जोखिम उठाने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बेटी भी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उन्हें लेकर जा रही बचाव गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो गई। अब उनके पास पैदल चलकर सुरक्षित घर तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और रात का मतलब था राक्षसों का समय। हर तरफ मौत मंडरा रही थी। जब वे लोग सुरक्षित घर के पास पहुंचे तो अंदर मौजूद लोगों ने उन्हें देखते ही खतरे का अलार्म बजा दिया। सभी लोग तुरंत
सतर्क हो गए। बाहर खड़े लोग लगातार दरवाजा पीटते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रात में कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि बाहर खड़ा व्यक्ति इंसान है या किसी राक्षस का रूप। लेकिन असली खतरा तो अभी सामने आने वाला था। अचानक एक जवान लड़का जूली के पास आया। वह मुस्कुराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, जूली, जूली। उसकी आवाज अजीब तरह से मोहक थी। कुछ ही सेकंड में जूली की आंखें सुस्त पड़ गईं। वह जैसे सम्मोहन में चली गई थी। स्पष्ट था कि राक्षस उसे अपने जाल में फंसा रहा था। तभी उपशेरिफ ने बिना देर किए गोली चला दी। गोली सीधे उस लड़के को लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे गोली लगी ही ना हो। अब सभी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। तभी सुरक्षित घर की मुखिया ने तुरंत दरवाजा खुलवाया। लोगों को अंदर खींच लिया गया और उनकी जान बच गई। लेकिन अंदर आते ही जिम की पत्नी और बेटी को रस्सियों से बांध दिया गया। ये देखकर वे दोनों घबरा गईं। दरअसल यहाँ आने वाले हर नए व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया जाता था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि कोई राक्षस इंसान का रूप लेकर अंदर घुस जाए। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कमरों में रख दिया गया। मुखिया ने महिला को समझाते हुए कहा, डरो मत, यहाँ मौजूद हर इंसान किसी न किसी दिन गलती से इस कस्बे में आ पहुंचा था। तुम लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो। कुछ लोग आधी रात को यहाँ आते हैं और सच्चाई समझने से पहले ही राक्षस उनका अंत कर देते हैं। लेकिन महिला को अपनी चिंता नहीं थी। उसे बार बार अपने पति और घायल बेटे की याद आ रही थी, जो अभी भी जंगल में उस पलटी हुई गाड़ी में फंसे हुए थे। उधर गाड़ी के बाहर राक्षस लगातार घूम रहे थे। उनकी आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थीं। कुछ तो गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए थे। माहौल बेहद डरावना हो चुका था। शेरिफ ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने बताया कि जब तक ताबीज वाला पत्थर अपनी जगह पर टंगा है, तब तक राक्षस अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई डर गया, घबरा गया या गलती कर बैठा, तो यही डर उनकी मौत का कारण बन सकता है। धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम होने लगी और कुछ समय बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन रात के आखिरी पहर एक अजीब घटना हुई। जिम अचानक नींद से उठ बैठा। वह उत्सुकता से उस ताबीज वाले पत्थर को देखने लगा। फिर उसने उसे उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। शेरिफ ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जिम की आंख खुल गई। असल में यह सिर्फ एक डरावना सपना था। वे लोग सुरक्षित थे और किसी तरह पूरी रात जिंदा बच गए थे। सुबह होते ही बचाव दल वहां पहुंच गया। सबको सही सलामत देखकर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक नया नियम सामने आया। इस कस्बे में आने वाले हर नए व्यक्ति को अपना रहने का स्थान चुनना पड़ता था। पहला विकल्प था सुरक्षित घर, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। दूसरा विकल्प था कस्बे के अलग अलग घर, जहां अधिक निजी जीवन तो मिलता था, लेकिन खतरे भी कहीं ज्यादा होते थे। यदि कोई परिवार कस्बे के घर में रहना चाहता, तो उसे हर शाम ताबीज वाले पत्थर की जांच करनी होती, और जिनके घर में बच्चे हों, उन्हें खिड़कियां पूरी तरह बंद और सुरक्षित रखनी पड़ती थी, क्योंकि राक्षस अक्सर बच्चों और अगली सुबह जब शेरिफ लोहे वाले कमरे के पास पहुंचा, तो वहां का नजारा बेहद भयावह था। चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। कमरे के अंदर उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। राक्षस उसे मारकर अपने साथ ले जा चुके थे। लेकिन यह दृश्य देखकर भी शेरिफ ज्यादा भावुक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं वह पहले भी अनगिनत बार देख चुका था। मगर उस घटना के बाद से पूरे कस्बे में अजीब और रहस्यमयी घटनाएं लगातार होने लगी, और इस बार कुछ बेहद विचित्र एक रेस्तरां में हुआ। जिम का परिवार अभी नया नया इस कस्बे में आया था। शेरिफ उन्हें रात के नियम और सावधानियां समझा रहा था। तभी अचानक वहां काम करने वाली एक महिला की बांह अजीब तरीके से फूलने लगी। सभी लोग घबरा गए। फिर उसकी त्वचा पर रहस्यमयी शब्द उभरने लगे। उन शब्दों का मतलब था, लड़के को मार दो। ये देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वह महिला जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उधर सुरक्षित घर में भी कुछ अजीब हो रहा था। विक्टर नाम का आदमी लगातार एक बड़ा गड्ढा खोद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से कब्र तैयार कर रहा हो। ये देखकर सुरक्षित घर की मुखिया हैरान रह गई। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या फिर से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं? कुछ समय बाद विक्टर की मुलाकात छोटे ईथन से हुई। हालांकि दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच एक अनोखा संबंध था। दोनों एक रहस्यमयी सफेद कपड़े पहने लड़के को देख सकते थे, वही लड़का जिसे और कोई नहीं देख पाता था। विक्टर ने बताया कि वर्षों पहले वही रहस्यमयी लड़का उसे कई बार मौत से बचा चुका था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। अब जब ईथन भी उसे देखने लगा था, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला था। विक्टर सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वह ईथन को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, और सचमुच उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह अचानक गायब हो गया। विक्टर को लगा कि शायद वह पास के एक पेड़ के खोखले हिस्से में छिप गया है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस कस्बे में ऐसे कई रहस्यमयी पेड़
मौजूद थे। कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर क्या छिपा है। विक्टर ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उस पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया, फिर ईथन के सामने उसे पेड़ के खोखले हिस्से में फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को हैरान कर दिया। वही पत्थर अचानक आसमान से गिरकर उनके सामने आ गया, मानो वह किसी दूसरी जगह जाकर वापस लौट आया हो। विक्टर ने बताया कि उसने ऐसे कई पेड़ देखे हैं, लेकिन यह वाला पेड़ पहले कभी नहीं देखा। इतना कहते ही उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया और अचानक उसे एक अनजाने खतरे का एहसास होने लगा। उधर जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि इथन गायब है। वे घबराकर जंगल की ओर दौड़े, लेकिन तभी कई जंगली कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वे उन पर हमला कर देंगे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। धड़ाम! कुत्ते तुरंत पीछे हट गए। जिम ने मुड़कर देखा। विक्टर इथन को अपने साथ लेकर खड़ा था। अपने बेटे को सुरक्षित देकर जिम और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी उनके बेटे के और करीब आ चुका है। घर लौटने के बाद भी जिम और उसकी पत्नी आराम नहीं कर पाए। वे इस रहस्यमयी कस्बे से निकलने का रास्ता ढूंढने में लग गए। उन्होंने दीवारों पर सवाल लिखने शुरू कर दिए। वे समझना चाहते थे कि आखिर वे यहाँ आए कैसे और यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी जिम की पत्नी ने एक ऐसी बात कही कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, क्या हो अगर यह सब सच ही ना हो? क्या हो अगर हम किसी डरावने सपने या किसी दूसरी दुनिया में फंस गए हों? ये सवाल जितना अजीब था उतना ही डरावना भी। उधर जिस महिला के हाथ पर रहस्यमयी संदेश उभरा था वह अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन डर के कारण उसने डॉक्टर को पूरी सच्चाई नहीं बताई और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसके भीतर छिपा डर अब किसी और चीज को ताकत दे रहा था। रात के समय वह चुपचाप एक मरीज के कमरे में पहुंची। फिर अचानक उसने एक नुकीली चीज उठाई और पूरी ताकत से मरीज की गर्दन में घोंप दी। मरीज वहीं तड़प कर मर गया। इसके बाद वह खुद से बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो, मानो उसके और किसी अंधेरी ताकत के बीच कोई समझौता चल रहा हो। कुछ देर बाद नर्स मरीजों को देखने आई, लेकिन कमरे के अंदर का दृश्य। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो सारा और पादरी दोनों गायब थे। वहां सिर्फ एक लाश पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। अब तक लोग सिर्फ रात से डरते थे, लेकिन अब दिन में भी खून खराबा होने लगा था। इसका मतलब था कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि पादरी ने अपनी आंखों से सारा को देखा था। उसे पता था कि इस घटना के पीछे वही है, फिर भी उसने जानबूझकर सबके सामने सच्चाई छिपा ली। साफ था कि वह कोई बड़ा राज छिपा रहा था। लोगों को शांत करने के लिए उसने कहा, सारा जंगल की तरफ भाग गई है। अगर वह अंधेरा होने से पहले वापस आ गई तो मैं और शेरिफ उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। असल में कस्बे के नियमों के अनुसार सारा को लोहे वाले कमरे की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन पादरी उसे बचाना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि सारा किसी ऐसी अंधेरी शक्ति से संपर्क कर सकती है जो इस रहस्यमयी जगह के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसी के जरिए इस श्रापित कस्बे से निकलने का रास्ता मिल जाए। जब सारा को पता चला कि पादरी उसकी सच्चाई जान चुका है तो उसने भी सब कुछ छिपाना बंद कर दिया। उसने कहा, उन्होंने मुझसे वादा किया है, अगर मैं उनकी बताई शर्त पूरी कर दूं तो इस कस्बे के सभी लोग यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। पादरी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम उन पर भरोसा कैसे कर सकती हो? लेकिन सारा जवाब देती उससे पहले ही अचानक रोने लगी। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। फिर उसने पादरी से कागज और पेन मांगा। कुछ देर तक वह तेजी से कुछ बनाती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके हाथों को चला रही हो। चित्र पूरा होने के बाद उसने वह कागज पादरी को दे दिया। कागज पर बने अजीब निशानों को देखकर पादरी कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल सारा ने जो कहा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सारा बोली, वे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें वह बैग दफनाते हुए देखा था और यह उसी का सबूत है। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एक पुरानी घटना याद आ गई। असल में जब वह पहली बार इस कस्बे में आया था तब उसने एक राज छिपाया था, एक ऐसा राज जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। वह तुरंत औजार लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसने सालों पहले बैग छिपाया था। काफी खोजबीन के बाद उसे वह बैग सचमुच मिल गया। बैग अभी भी वहीं दबा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो अंदर खून से सना एक पुराना कपड़ा रखा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि सारा ने जो अजीब चित्र बनाया था वह उसी कपड़े पर बने निशानों से बिल्कुल मेल खाता था। अब पादरी समझ चुका था कि ये कोई संयोग नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे इस कस्बे में आने वाले हर व्यक्ति के अतीत में कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है और वह रहस्यमयी ताकत उन सभी राजों को जानती है। उधर दूसरी तरफ शेरिफ भी चैन से नहीं बैठा था। वह हर हाल में इस कस्बे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था। वह अपनी पूरी जिंदगी इस डर और कैद में नहीं बिताना चाहता था। कुछ समय पहले जंगल में बिताई गई रात ने उसके मन में एक नया विचार पैदा कर दिया था। वह जंगल जहाँ से सभी लोग डरते थे, वही जंगल जहाँ राक्षस दिखाई देते थे, जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शेरिफ को लगता था कि शायद वहीं कहीं इस रहस्य का जवाब छिपा है और शायद घर लौटने का रास्ता भी। इसीलिए उसने कई दिनों तक जरूरी सामान, खाना, हथियार और अन्य चीजें इकट्ठा की। उसने तय कर लिया था कि अब वह जंगल की गहराइयों तक जाएगा। आखिर उन रहस्यमयी ताबीज वाले पत्थरों को भी तो उसने जंगल में ही खोजा था। हो सकता है वहाँ और भी ऐसे सुराग मिल
जाए। रवाना होने से पहले उसने उप शेरिफ को बुलाया और अपनी गैर मौजूदगी में कस्बे की जिम्मेदारी उसे सौंपने की बात कही, लेकिन उप शेरिफ ने इसका विरोध किया। उसने कहा, आप इस कस्बे की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। जब तक आप यहाँ हैं, लोगों को लगता है कि वे सुरक्षित हैं। अगर आप चले गए तो सब डर जाएंगे। कुछ पल तक शेरिफ चुप रहा, फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसे वह अब तक सबसे छिपाता आया था। उसने कहा, मुझे पार्किंसन नाम की बीमारी हो गई है। मेरे हाथ पैर धीरे धीरे कांपने लगे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लोगों की रक्षा करने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे अभी कुछ करना होगा। अगर मैं इस रहस्य का हल नहीं ढूंढ पाया तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। उप शेरिफ यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस भयावह कस्बे में एक और कहीं ज्यादा। रात के अंधेरे में एक और नया आदमी इस रहस्यमयी शहर में पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही पुलिस चीफ उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहाँ के लोगों का व्यवहार उसे बेहद अजीब लगता है, क्योंकि बिना कुछ बताए वे उसे बांध देते हैं। असल में इस शहर का एक खास नियम था, जो भी नया व्यक्ति यहाँ आता उसे पहली रात अकेले निगरानी में रखा जाता था। सुबह होने के बाद ही उसे आजादी मिलती थी। शहर के नेता ने उसे समझाया कि सूर्यास्त के बाद जंगल से खतरनाक जीव निकलते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं और सुबह होने पर वापस चले जाते हैं। लेकिन वह आदमी डरने की बजाय हंसने लगता है। उसका नाम जेड था। उसे लगा कि यह कोई एडवेंचर गेम या टूरिस्ट प्रोग्राम है जहां जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा, इसलिए वह इस पूरे रहस्य को सुलझाने में जुट जाता है। सुराग ढूंढते ढूंढते जेड एक तहखाने तक पहुंचता है। उसे लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन अंदर जाने पर उसे एक लाश दिखाई देती है। अगले ही पल वह लाश अचानक गायब हो जाती है और वहाँ केवल एक रहस्यमयी निशान बचता है। ये देखकर जेड बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह इसे भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देता है। बाद में उप पुलिस चीफ उसे कब्रिस्तान ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जेड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस ड्राइवर को उसने पहले देखा था उसकी कब्र वहीं मौजूद थी। अब उसे एहसास होने लगता है कि यह जगह सचमुच सामान्य नहीं है। उप पुलिस चीफ उसे समझाता है कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा केवल वे राक्षस नहीं है, बल्कि लोगों का डर है। अगर कोई अपना मानसिक संतुलन खो दे तो वह खुद अपने लिए खतरा बन जाता है। उसी दौरान वायरलेस सेट से आवाज आने लगती है। जेड को अचानक एक विचार आता है। वह पेशे से इंजीनियर था, इसलिए उसे लगता है कि अगर रेडियो ठीक कर लिया जाए तो शायद बाहरी दुनिया से संपर्क हो सके, मगर लाख कोशिशों के बाद भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। जानकारी जुटाने पर उसे पता चलता है कि शहर में जिम नाम का एक आर्किटेक्ट भी है। जेड उससे मिलकर एक योजना बनाता है। दोनों तय करते हैं कि रेडियो को किसी ऊंची जगह पर लगाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करेंगे। जेड गाड़ियों के पुराने पुर्जों से एक अस्थायी एंटीना तैयार करता है और दोनों उसे शहर की सबसे ऊंची जगह पर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे परीक्षण शुरू करते हैं, अचानक पेड़ से खून जैसी लाल तरल चीज टपकने लगती है। ऊपर देखने पर जेड को ऐसा दिखाई देता है मानो पेड़ पर कई लाशें लटकी हों। उसी समय वही रहस्यमयी निशान फिर दिखाई देता है। डर के मारे वह भागने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उस पर हमला करने वाला है, मगर अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। खून गायब, लाशें गायब और पीछा करने वाला भी गायब। ऐसा लगता है कि जेड को फिर से कोई भयानक भ्रम दिखाई दिया था। डर के कारण वह परीक्षण पूरा होने से पहले ही वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद रेडियो में कमजोर सिग्नल आने लगता है। इसका मतलब था कि उसकी योजना काम कर रही थी और शायद पहली बार इस शहर से बाहर संपर्क करने की उम्मीद जगी थी। इधर जेड लगातार उस रहस्यमयी निशान को कागज पर बनाता रहता है। तभी मिसेस लियू उसकी बनाई तस्वीर देखकर चौंक जाती है। उन्हें वह निशान कहीं देखा हुआ याद आता है। वह पुराने सामान वाले कमरे में जाती है और एक मृत व्यक्ति की छोड़ी हुई डायरी निकालती है। हैरानी की बात यह थी कि उसी डायरी में बिल्कुल वही निशान बना हुआ था। लेकिन जब जेड इस रहस्य को सुलझाने में लगा था, तभी सुरक्षित घर में एक बड़ी गलती हो जाती है। रात के समय एक आदमी चुपके से पर्दा हटाकर खिड़की खोल देता है। बाहर एक खूबसूरत लेकिन बेहद रहस्यमयी महिला खड़ी होती है। वह उससे बातें करने लगता है और आखिरकार उसे अंदर आने का निमंत्रण दे देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी गलती पूरे शहर पर एक भयानक मुसीबत बनकर टूटने वाली है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उस महिला का असली डरावना रूप सामने आने लगता है। उस रहस्यमयी महिला का असली रूप सामने आते ही उसने आदमी पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वह आदमी मारा गया। इसके बाद वह फिर से इंसान जैसा दिखने लगी, लेकिन उसका असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए। जैसे ही सुरक्षा देने वाले ताबीजी पत्थरों का असर खत्म हुआ, बाहर मौजूद सभी राक्षस घर के अंदर घुसने लगे। उधर घर के बाकी लोग जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तभी ऊपर से एक अजीब हंसी की आवाज सुनाई
सुनाई देती है। मैरी उत्सुकता में जांच करने जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वह सीधे राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। कुछ देर बाद नीचे मौजूद लोगों पर ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगी हैं। जब सब लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक भयानक राक्षस खड़ा दिखाई देता है। ये देखते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि राक्षस आराम से उनका पीछा करते हैं, मानो उन्हें इस शिकार का आनंद मिल रहा हो। अब वह सुरक्षित घर भी सुरक्षित नहीं रहा था। नेता तुरंत बचे हुए लोगों को लेकर पुलिस चीफ के घर की ओर निकल पड़ता है। इसी दौरान एलिस अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह खुद को एक खूनी राक्षस के सामने पाती है। बिना समय गंवाए वह खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाती है। गिरने से उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी था। दोस्तों की मदद से वह किसी तरह एक छोटे कमरे तक पहुंचती है और वहां ताबीजी पत्थर की सुरक्षा में रात गुजारने की कोशिश करती है। उधर पुलिस चीफ अगले दिन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। उसी रात पादरी उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह स्वीकार करता है कि सारा भागी नहीं थी, बल्कि उसने उसे छिपा कर रखा था। उसका मानना था कि सारा किसी तरह उन अंधेरी शक्तियों से संपर्क कर सकती है और शायद उसी के जरिए इस शहर से निकलने का रास्ता मिल सके। फिर पादरी अपने अतीत का एक बड़ा राज्य खोलता है। वह बताता है कि शहर में आने से पहले उसने एक हिंसक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अपराध बोध में वह अपनी जान लेने वाला था, लेकिन उसी समय उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जिसने उसे यहाँ आने का रास्ता दिखाया। शहर पहुंचकर उसने अपने अतीत से जुड़ी चीजें जमीन में दफना दी थी। यह राज किसी को नहीं पता था। फिर भी सारा को इसके बारे में जानकारी मिल गई। पादरी को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है, इसलिए वह पुलिस चीफ के साथ जंगल में जाकर जवाब ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाहर से कारों के हॉर्न सुनाई देते हैं। दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सुरक्षित घर से भागे लोग वहां पहुंच चुके हैं। इसका मतलब था कि वहां बड़ा हादसा हो चुका है। लोगों को बचाने की कोशिश के दौरान पादरी पर भी राक्षस हमला कर देते हैं। पुलिस चीफ उसे बचाकर अंदर तो ले आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। आखिरकार वह रात पादरी की जान ले लेती है। एक ही रात में शहर के कई लोग मारे जाते हैं। अब पुलिस चीफ समझ जाता है कि समय बहुत कम बचा है। अगर कोई रास्ता है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वह चर्च के तहखाने से सारा को बाहर निकालता है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ये वही जगह थी जहाँ आज तक कोई पूरी तरह नहीं गया था। सभी इसे राक्षसों का अड्डा मानते थे। जंगल के भीतर उन्हें एक बेहद अजीब नजारा दिखाई देता है। पेड़ों पर कांच की ढेर सारी बोतलें लटक रही थीं। जैसे ही पुलिस चीफ उनमें से एक बोतल उतारने की कोशिश करता है, सारा अचानक दर्द से तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। मजबूर होकर दोनों को वहीं रात बितानी पड़ती है, लेकिन यह जगह बेहद खतरनाक थी। अंधेरा होते ही राक्षस निकल आते थे, इसलिए वे केवल ताबीजी पत्थर के सहारे रात गुजारने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद सारा होश में आती है और देखती है कि पुलिस चीफ को एक बोतल मिल चुकी है। उसके अंदर केवल कुछ रहस्यमयी अंक लिखे हुए थे, मगर सारा उन अंकों पर ध्यान नहीं देती। वह लगातार पुलिस चीफ से वहां से निकल जाने की गुहार लगाने लगती है। उसका कहना था कि इस बार खतरा केवल राक्षसों से नहीं है, जंगल में उनसे भी ज्यादा डरावनी कोई चीज मौजूद है। और तभी उनकी बात सच साबित होने लगती है। तंबू के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी हैं। अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगी है। दोनों मुश्किल से खुद को संभाल पाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। फिर एक और अजीब घटना होती है। बाहर अभी भी रात थी, लेकिन अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है। ये किसी साधारण टॉर्च या गाड़ी की लाइट जैसी नहीं थी। सुबह होते ही पुलिस चीफ उस रहस्यमयी रोशनी के स्रोत को खोजने निकल पड़ता है, लेकिन बाहर आते ही वह हैरान रह जाता है। पूरे जंगल में विशाल मकड़ी के जाले फैले हुए थे और रास्ता पहचानना लगभग नामुमकिन हो चुका था। फिर भी वह पिछली रात की यादों के सहारे आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि मदद मांगने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी दिवंगत पत्नी जैसी दिखाई देने वाली एक आकृति थी। उसी पल चारों तरफ से बड़ी बड़ी मकड़ियां निकल आती हैं। कई मकड़ियां उसके शरीर पर भी चढ़ जाती हैं। किसी तरह वह उनसे छुटकारा पा लेता है, लेकिन एक मकड़ी उसे काट लेती है और उसके शरीर में जहर फैलने लगता है। उधर शहर में बाकी लोग भी हार नहीं मानते। जेड और जिम की योजना को आगे बढ़ाते हुए वे एक ऊंचा टावर बनाते हैं ताकि रेडियो का सिग्नल ज्यादा दूर तक पहुंच सके। सभी की मेहनत से टावर तैयार हो जाता है और रेडियो आखिरकार सिग्नल पकड़ लेता है। लेकिन उसी समय आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और ऐसा लगता है कि भयंकर तूफान आने वाला है। समय बहुत कम था। उन्हें जल्दी से जल्दी बाहरी दुनिया से संपर्क करना था। काफी कोशिशों के बाद अचानक रेडियो से जवाब आता है। जिम तुरंत मदद मांगता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति अपना परिचय नहीं देता, फिर भी वह जिम का नाम जानता था। इससे साफ था कि इस रहस्य के पीछे कुछ ऐसा है जो शहर के लोगों पर नजर रख रहा है। इसी बीच जिम की पत्नी शहर के नीचे छिपे रहस्य को खोजने के लिए जमीन में खुदाई कर रही थी। उसे लगता था कि इस जगह का सच धरती के नीचे छिपा है, लेकिन अचानक जमीन फट जाती है और वह गहरे अंधेरे में गिर पड़ती है। जब वह संभलने की कोशिश कर रही होती है, तभी विक्टर अचानक अंधेरे से बाहर आता है। वह
बताता है कि सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी लड़के ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसी के निर्देश पर उसने उसे यहाँ पहुंचाया ताकि उसकी जान बच सके। दूसरी ओर पुलिस चीफ और सारा आखिरकार उस रहस्यमयी रोशनी तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी लाइट हाउस खड़ा था। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन तभी मकड़ी के जहर का असर तेज हो जाता है। पुलिस चीफ की हालत बिगड़ने लगती है और वह आगे चलने में असमर्थ हो जाता है। वह सारा से कहता है कि उसे छोड़कर वापस शहर लौट जाए और बाकी लोगों को इस लाइट हाउस के बारे में बताए। सारा ऐसा करने से इनकार कर देती है। तभी उसे फिर से वही सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है। वह दूर एक पेड़ के खोखले हिस्से की ओर इशारा करता है और बताता है कि वहाँ सुरक्षित जगह है। सारा पुलिस चीफ को सहारा देकर उस पेड़ के अंदर ले जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस चीफ अंदर प्रवेश करता है दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सारा अचानक किसी दूसरी जगह पहुंच जाती है। वह आवाज लगाती रहती है, लेकिन पुलिस चीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उधर पुलिस चीफ खुद को एक गहरे गड्ढे जैसी जगह में फंसा हुआ पाता है। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी ऊपर से किसी कमजोर बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद एक रस्सी नीचे फेंकी जाती है। पुलिस चीफ पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है। रास्ते में उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे एहसास होता है कि शायद यह भी एक भ्रम है। काफी संघर्ष के बाद वह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा और भी भयावह था। एक बेहद कमजोर और सूखा हुआ बूढ़ा व्यक्ति दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ था। बूढ़ा उससे विनती करता है कि वह उसे मार दे ताकि उसकी पीड़ा खत्म हो सके, लेकिन पुलिस चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। वह सोचता है कि उसे शहर वापस ले जाकर इलाज करवाया जा सकता है। उसे क्या पता था कि उसी समय शहर पर एक नई मुसीबत टूटने वाली है। अचानक एक बड़ी टूरिस्ट बस शहर में प्रवेश करती है। यह देखकर सभी निवासी घबरा जाते हैं। पहले यहाँ कभी एक दो लोग ही आते थे, लेकिन इस बार पूरी बस भरकर नए लोग पहुँच गए थे। सब जानते थे कि रात होते ही राक्षस बाहर निकल आएंगे, इसलिए जरूरी था कि नए लोगों को जल्दी से जल्दी सच बताया जाए और उन्हें घरों के अंदर पहुँचाया जाए। नेता और उसके साथी तुरंत बस के पास पहुँचते हैं और लोगों को खतरे के बारे में समझाने लगते हैं, लेकिन बस का ड्राइवर उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि ये लोग पागल हैं और जानबूझकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी गलतफहमी के कारण शहर की सबसे खतरनाक रातों में से एक शुरू। उधर बस ड्राइवर और शहर के लोगों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक पास का एक मकान भरभराकर गिर पड़ता है। कई निवासी उसके मलबे में दब जाते हैं। समस्या यह थी कि शाम तेजी से ढल रही थी। अंधेरा होने के बाद राक्षस बाहर निकल आते थे, इसीलिए बचाव अभियान चलाने का समय लगभग खत्म हो चुका था। मजबूरी में सभी को उम्मीद करनी पड़ी कि मलबे के नीचे फंसे लोग किसी तरह रात निकाल लें, लेकिन बस ड्राइवर अब भी यहाँ से निकलने की जिद कर रहा था। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि वह भी इस अभिशप्त शहर में फंस चुका है। शहर की नेता डोना उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह समझाती है कि अगर कोई रात में बाहर रह गया तो उसका बचना लगभग असंभव है। जब ड्राइवर नहीं मानता तो डोना मजबूर होकर बस के टायर में गोली मार देती है ताकि कोई भी वहाँ से निकल न सके। फिर भी कुछ पर्यटक उसकी बातों को पागलपन समझकर भाग जाते हैं। रात गहराते ही वे लोग अलग अलग जगहों पर छिपने लगते हैं। फातिमा बार बार सबको चेतावनी देती है कि किसी अजनबी से बात मत करना और सुबह होने तक पूरी तरह शांत रहना, लेकिन नए लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग तो बाहर दिखाई देने वाले अजीब इंसानों से सामान्य लोगों की तरह बात करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस शहर के निवासी हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी दर्दनाक चीखें पूरे शहर में गूंजने लगती हैं। तभी बाकी लोगों को एहसास होता है कि यहाँ का खतरा सचमुच वास्तविक है, लेकिन असली भय अभी बाकी था। एक राक्षस बस के अंदर पहुंच जाता है। वह इंसान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उसी समय बस में छिपे एक बुजुर्ग दंपति उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई उनकी मदद करने आया है। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति इंसान नहीं है। इधर जंगल में पुलिस चीफ उस बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी जंजीरें तोड़ने लगता है। तभी आसपास कहीं से रहस्यमयी संगीत सुनाई देने लगता है। बूढ़ा घबराकर उसे तुरंत भाग जाने को कहता है। वह बताता है कि जब यह संगीत बंद होगा तब वे आ जाएंगे और वे राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन पुलिस चीफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जंजीरें तोड़ता रहता है। तभी अचानक बूढ़ा आदमी भयानक दर्द से तड़पने लगता है। अगले ही पल वह पुलिस चीफ का हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बूढ़े की मौत हो जाती है। उसके हाथ पर गहरा घाव भी लग जाता है। अब उसे जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पहुंचकर उपचार करना था। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि रात हो चुकी है। वह तुरंत अपनी मशाल बुझा देता है ताकि राक्षस उसे न देख सके, लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। आमतौर पर राक्षस किसी इंसान को देखते ही हमला कर देते थे, मगर इस बार वे उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वे उसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। यह देखकर पुलिस चीफ खुद भी हैरान रह जाता है। फिर भी वह खतरा मोल नहीं लेता और पास खड़े एक ट्रक में जाकर छिप जाता है। ट्रक के अंदर उसे शहर का एक परिचित व्यक्ति मिलता है, लेकिन बात करने से पहले ही
बाहर से एक लड़का दौड़ता हुआ उनकी ओर आता है। पुलिस चीफ तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे डर था कि कहीं यह कोई राक्षस तो नहीं जो इंसान का रूप लेकर आया हो। लेकिन फिर उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आती है, राक्षस कभी दौड़ते नहीं, वे हमेशा धीरे धीरे चलते हैं। यही देखकर वह लड़के को अंदर आने देता है, हालांकि उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। बंदूक ताने हुए वह उससे सवाल पूछता है। लड़का बताता है कि शहर में एक नई बस आई है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी पहुंचे हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इतने वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नए लोग एक साथ आए थे और वे जानते थे कि जितने ज्यादा नए लोग होंगे हालात उतने ही बेकाबू हो जाएंगे। उधर बस से आए एक युवा प्रेमी जोड़े ने किसी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वे एक खाली घर में जाकर मस्ती करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शहर वाले बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है, लेकिन वे उसे किसी जानवर की आवाज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर से आवाज आती है कि दरवाजे के बाहर उनके ही साथ यात्रा करने वाले लोग खड़े हैं। ये सुनकर और उनकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी